क्वेश्चन का स्टार्टिंग में टेस्ट लेने जा रहा हूं। अगर आपने ये 3 क्वेश्चन का आंसर दिया सही तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं थोड़े से अच्छे लेवल पर आ गए हैं और बिल्कुल लॉजिक से आंसर देना है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। इन एग्जामिनेशन अटेस्टेशन एंगेजमेंट 4 ऑप्शन है आपके पास कि अगर आप अटेस्टेशन एंगेजमेंट का एग्जामिनेशन कर रहे हैं। इन चारों में से चारों को हम नीचे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल इवेंट्स। क्या सब्जेक्ट मैटर को हिस्टोरिकल इवेंट होना चाहिए, ट्रू और फॉल्स? रिस्पॉन्सिबल पार्टी गैदर द एविडेंस एंड रिपोर्ट ऑन द सब्जेक्ट मैटर, और सब्जेक्ट मैटर इज बेस्ड ऑन द रिट्रोस्पेक्टिव परफॉर्मेंस, और प्रैक्टिशनर डज नॉट मेक एनी असर्शन अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सभी क्लास में सभी स्टूडेंट का सही होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और जो आंसर गलत देगा मैं आज उससे बात करूंगा, मतलब बात करूंगा, उसको समझाऊंगा कि क्या जल्दी है। जल्दी दे दीजिए फटाफट, रीड एंड आंसर। अगर आज आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया गलत तो आप मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। फटाफट आंसर दे दो। मनमोहन ठीक है, विवेक गुप्ता, विवेक ठीक है, सुमित का आंसर ठीक है, प्रियंका ठीक है, जगन्नाथ साहू आप कैसे गलत हो सकते हैं? वेट वेट वेट, जगन्नाथ यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। परवेज इकबाल गलत हैं, दर्शन गलत हैं, अमित सी गलत हैं, पंकज सही है, नेहा यादव ठीक है, युगल प्रधान भी गलत हैं, देवेंद्र शर्मा भी गलत हैं। अब सबसे पहले, अब आप में से जो स्टूडेंट ने गलत आंसर दिया, सोचिए पहला आंसर क्या लिखा, प्रैक्टिशनर डज नॉट मेक एनी असर्शन। मुझे बताइए असर्शन कौन लेता है? असर्शन कौन लेता है? तेजल अपना भी गलत है। तो क्या यह बात सही नहीं है कि प्रैक्टिशनर डज नॉट मेक एनी असर्शन अबाउट द सब्जेक्ट मैटर? ये क्यों नहीं हो सकता? बताइए आप लोग। और आप लोग जो डी आंसर दे रहे हैं, कल मैंने आपको एक प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में नहीं बताया था क्या? हर चीज हिस्टोरिकली होना चाहिए क्या? क्यों गलत पढ़ रहे हैं आप लोग? तो आंसर को ढंग से पढ़िए तो सही। प्रैक्टिशनर डज नॉट मेक एनी असर्शन, जब आपको बार बार बताया गया है कि मैनेजमेंट ने ही असर्शन लेना है, तो फिर आप इस आंसर को क्यों नहीं टिक कर रहे? दूसरा, रिस्पॉन्सिबल, जो बच्चे सी बोल रहे हैं वो कितनी बड़ी सिली मिस्टेक कर रहे हैं। एविडेंस ऑडिटर कलेक्ट करता है या रिस्पॉन्सिबल पार्टी करती है? क्यों गलत पढ़ते हो आप लोग सी आंसर वाले? क्या लिख रहे हो आप? रिस्पॉन्सिबल पार्टी गैदर द एविडेंस। क्या रिस्पॉन्सिबल पार्टी एविडेंस गैदर करती है? तो सी और डी स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत हो जाता है। बेटा जब यहां लिखा है प्रैक्टिशनर डज नॉट मेक, कितने लोगों का ये आंसर सही था? जरा हैंड रेस करें ईमानदारी से, वही बच्चे हैंड रेस करें। 4 आउट ऑफ 32, ओनली 4 स्टूडेंट्स, और वो 4 स्टूडेंट के नाम हैं गुरनूर, नेहा यादव, पंकज, मनमोहन, अविनाश। 7 स्टूडेंट। तो गलत बात है ना बेटा, आपने को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा ना। प्रैक्टिशनर डज नॉट मेक एनी असर्शन। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मेरी जो बातें होती हैं उनसे ही मिलेंगे आप। चलिए एक और क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन मैंने छाटे हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंसेप्चुअल डिफरेंस बिटवीन अटेस्टेशन इन स्टैंडर्ड एंड जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि अटेस्टेशन स्टैंडर्ड और जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मुझे बेटा ये बताओ, जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड किसके ऊपर लगते हैं? मेरा इस बात का आंसर देते ही आपका आंसर आ जाएगा, पता है इसमें। चलिए आप लोग रीड कीजिए, पहले मैं देखना चाहता हूं। मनमोहन गुप्ता सही लग रहे हो मुझे, आंसर देते चलो आप लोग। मैंने प्राइवेट कर रखी चैट, विवेक भी ठीक लग रहे हैं मुझे। टेक्निकल क्वेश्चन के आंसर में देखना चाहता हूं, रट्टा की एग्जाम नहीं है बेटा ये। बाकी सब सोच रहे हैं। सुमित ठीक लग रहा है मुझे।
नीरू गलत है, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। गुरनूर ठीक है, दीपांजलि ठीक है, तेजल ठीक है, नीतीश ठीक है, मुश्तबा हसन डी नहीं हो सकता। अब देखो यहां लिखा डी, जो बच्चे बोल रहे हैं रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर इन ऑडिट इज ओमिटेड। द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्टेन मैनेजमेंट लेटर इन ऑडिट इज ओमिटेड फ्रॉम द अटेस्टेशन स्टैंडर्ड। क्या मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन अटेस्टेशन में नहीं लेना पड़ेगा? अभी आपसे मैंने एक बात पूछी कि जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड और अटेस्टेशन स्टैंडर्ड में सबसे बड़ा फर्क क्या है कि जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड किसके ऊपर लगते हैं? ऑडिटिंग के ऊपर लगते हैं। और ऑडिटिंग कभी भी किसके ऊपर नहीं दी जा सकती? प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन पे नहीं दी जा सकती, प्रोस्पेक्टिव पे नहीं दे सकती। लेकिन स्टैंडर्ड तो क्या पहला आंसर नहीं लगता आपको? अटेस्टेशन स्टैंडर्ड प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर अटेस्टेशन फंक्शन बियॉन्ड हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अरे मैं मान के चल रहा हूं अगर आपका ये आंसर गलत भी हो जाता, लेकिन आप लाइनों को क्यों नहीं पढ़ रहे? अब मुझे बताइए आपने क्या सीखा? एक चीज, आज ये दो क्वेश्चन सॉल्व करके क्या सीखा? मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात ये, व्हाट यू लर्न, क्या सीखा? कुछ कंक्लूजन भी तो निकालोगे ना आप लोग। वर्ड टू वर्ड अंडरस्टैंडिंग, गुरनूर सिंह लिख रहे हैं रीड क्वेश्चन प्रॉपरली, रीड क्वेश्चन परफेक्टली, अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। गगन लिख रहे हैं नीड मोर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन एक बात मैं और देखना चाहता हूं, वो आप लोग नहीं लिख रहे हो। सर एलिमिनेशन करना भी कई बार आना चाहिए, कि जैसे यहां पे लिखा है कि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है तो ये नहीं हो सकता। क्या बोल रहे हैं? मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन अटेस्टेशन में नहीं रिक्वायरमेंट होगा तो ये हो ही नहीं सकता सर। और द रिक्वायरमेंट दैट प्रैक्टिशनर बी इंडिपेंडेंट इन मेंटल एटीट्यूड इज ओमिटेड फ्रॉम द अटेस्टेशन। बिना इंडिपेंडेंस के अटेस्टेशन हो सकता है? क्या नहीं हो सकता सर? बी और डी तो पहले ही बाहर हो गए, अब बचा ये दोनों। और ये क्या लिख रहे हैं? डू नॉट परमिट अटेस्टेशन टू बी पार्ट ऑफ बिजनेस एक्विजिशन स्टडी और फिजिबल स्टडी। कल मैंने आपको स्क्वायर फुटेज बताया था कि स्क्वायर फुटेज से रिलेटेड भी सर्विसेज दे सकते हैं। तो आपको एलिमिनेशन टेक्निक को सीखना पड़ेगा। अगर एलिमिनेशन टेक्निक नहीं सीखोगे तो 10 से 15% क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। बात समझ में आई? और अगर ये बात समझ में आ गई तो 6 क्वेश्चन भी एक इसी प्रकार का क्वेश्चन है। अब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा नहीं, आपसे ही आंसर पूछूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है क्लास में बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को जल्दबाजी में आंसर करेंगे। अगर आपने रटा नहीं है तो मनमोहन गुप्ता प्रेम के नहीं ठीक लग रहा है मुझे, गुरनूर सिंह भी ठीक लग रहा है, मसूद गलत है, मिर्जा गलत है, प्रदीप भी गलत है, नीरू भी गलत है, तेजल सोनी ठीक है, दर्शन गलत है, नीतीश गलत है, सुमित गलत है, क्रिस्टीना ठीक है, राहुल गलत है, प्रियंका आप आंसर तो जरा चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट आंसर दी तो मुझे ध्यान देता हूं मैं। युगल ठीक है, शाह गलत है, विवेक गलत है। अब देखो आप लोग है ना एग्जामिनर के ट्रैप में आ गए बेटा। कल आपने दो चीजें पढ़ी, दीपांजलि आप भी गलत हैं। अब आप एग्जामिनर के ट्रैप में कैसे आ गए पता है? आपने दो चीजें पढ़ी हैं कि सर अटेस्टेशन में एग्जामिनेशन भी आता है और अग्रीड प्रोसीजर भी आता है, तो आपने ये सोच के लगा दिया। लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा कि एग्जामिनेशन आफ्टर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकता सी, एग्जामिनेशन आफ्टर परफॉर्मिंग एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, ये दो दो अलग प्रकार की सर्विसेज हैं। अब यहां पर एक बात पढ़ो,
रिव्यू ऑफ असर्शन अबाउट सब्जेक्ट मैटर, यस सर, की रिव्यू होता है सब्जेक्ट मैटर पे, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अनदर पार्टी, ये हो सकता है। और पहली बात, अटेस्टेशन प्रिपरेशन तो है नहीं, कंपाइलेशन है नहीं, ये दोनों तो है ही नहीं, तो ये दोनों ही बचे थे, तो ये क्यों नहीं हो सकता? असर्शन अबाउट सब्जेक्ट मैटर, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अनदर पार्टी। क्या सीख रहे हो आप इससे फिर? सर सब्जेक्ट मैटर को कल आप हाईलाइट कर रहे थे बार बार, तो सब्जेक्ट मैटर तो हमारे को ध्यान आ गया, लेकिन सर आपने कल एग्रीड अपॉन प्रोसीजर भी तो बताई थी, क्या दो सर्विस एक साथ होगी क्या, कि एग्जामिनेशन के बाद एग्जामिनेशन एक अलग सर्विसेज है? तो आपको टेक्निकली सोचते आना चाहिए। और कई बच्चे परफॉर्मेंस नहीं भेज रहे हैं, स्टार्टिंग से ही आप लोग गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं। जैसे तेजल सोनी ने परफॉर्मेंस भेजी है कल, इनका देखिए स्कोर 94% है, 47 क्वेश्चन किए, 47, 48 मिनट का समय लिया। ये जो आपको टास्क दिया था, ये आपको बिल्कुल ईमानदारी से पूरा करना है। 90, 90, 94, मतलब ये मैंने आपको बोल रखा है कि मुझे 80, 85 तो चाहिए ही चाहिए। अब जैसे इन्होंने 47 क्वेश्चन किए, दिख रहा है, तो सॉफ्टवेयर लेने का क्या मतलब अगर आपने पढ़ना ही नहीं है तो? नीरू ने भी भेजा था एक। तो जो बच्चे भेज रहे हैं, बहुत सारे नाम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो परफॉर्मेंस अपनी कंसिस्टेंटली रखिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपको सच में सीपीए करना है तो, वो सच में करना है तभी तो आपने एडमिशन लिया है। चलिए, सो अगला जो सेगमेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अश्योरेंस एंड एडवाइजरी सर्विसेज। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं बिफोर स्टार्टिंग द सेशन। आप लोग सीपीए बन गए और आपके कोई रिलेटिव यूएस में रहते हैं, और उन्होंने आपसे एक एडवाइस मांगी कि यार मुझे म्यूचुअल फंड कौन सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आप और वो एक आपस में रिलेटिव है, क्या एडवाइजरी सर्विसेज में इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट होगी या नहीं होगी? एक्सपीरियंस से बताना। कि आप सीपीए बन गए, आपकी रिलेटिव यूएसए में रहते हैं, उनको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से कोई म्यूचुअल फंड खरीदना है, आपकी उन्होंने एडवाइस ले ली, यू आर प्रोवाइडिंग एडवाइजरी सर्विसेज। सो एडवाइजरी सर्विसेज में इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कितने लोगों को यस लिखता है, लगता है, पहले वो हाथ हैंड रेस करें। जिनको लगता है वो ईमानदारी से हैंड रेस कर दें कि सर, सबसे पहले मुझे बताओ कि इंडिपेंडेंस कहां पर लगता है, इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट कहां पर होनी चाहिए, ये बात आपको समझना चाहिए। इंडिपेंडेंस कहां पर लगेगा? कई बच्चे बोलेंगे सर ऑडिटिंग में लगेगा, कोई बच्चे बोलेंगे रिव्यू में। ये बात नहीं पूछ रहा बेटा आपसे कि ऑडिट में लगेगा कि रिव्यू में पूछेगा, मैं तो पूछ रहा हूं किस जनरल सिचुएशन में इंडिपेंडेंस लगनी चाहिए। अब आप, कई बच्चे बोलेंगे सर जहां पर ओपिनियन एक्सप्रेस होगा। ऐसे तो फिर कंपाइलेशन में कौन सा ओपिनियन एक्सप्रेस होता है? आपको ये सोचना है कि सर इंडिपेंडेंस वहां पर लगेगी जहां पर एक थर्ड पार्टी आपकी उस ओपिनियन के ऊपर, आपके उस एक्ट के ऊपर रिलाई कर सकती है, वहीं लगना चाहिए जनरली। थर्ड पार्टी, गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं, कि आप अगर किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और आपके उस एक्ट के ऊपर किसी थर्ड पर्सन का डिसीजन मैटर करता हो, वहीं पर इंडिपेंडेंस लगनी चाहिए जनरली तो देखा जाए। जैसे अब मैं आपको अगर कोई एडवाइस प्रोवाइड कर रहा हूं, उसमें थर्ड पार्टी का क्या लेना देना है मुझे बताओ। आप आपके एक रिलेटिव को एक सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहे हो कि उसको म्यूचुअल फंड खरीदना है, उसमें थर्ड पार्टी का क्या लेना देना है मुझे बताओ? कोई लेना देना नहीं है। आप एक पार्टी को उसके स्टॉक का एग्रीड अपॉन प्रोसीजर परफॉर्म करने देने जाने वाले, उसमें बैंक इंटरेस्टेड है। तो जहां कहीं भी थर्ड पार्टी आती है ना, वहीं जनरली क्या लगता है, इंडिपेंडेंस लगती है। तो सर अश्योरेंस, और जहां आप एडवाइस करेंगे किसी को, वहां पर इंडिपेंडेंस नहीं होगी तो भी चल जाएगा। बात याद रहेगी बेटा? याद रहेगी कि नहीं रहेगी? सर ये बात याद रहेगी कि जहां पर एडवाइस आ जाती है, वहां पर अगर हम इंडिपेंडेंट नहीं भी हैं। अब यहां पर क्या मुझे एक वर्ड यूज करना चाहिए, ऑडिटर, या नहीं करना चाहिए? ऑडिटर यूज करना चाहिए क्या इस प्रकार की सर्विसेज को? नहीं करना चाहिए सर, आप ऑडिट थोड़ी कर रहे हो।
आप क्या कर रहे हो? आप यहां पर केवल और केवल एडवाइस दे रहे हो, और जब आप एडवाइस देते हो तो आप ऑडिटर थोड़ी हो। ऑडिटर का काम एडवाइस देना थोड़ी है। तो आप यहां पे क्या कहलाओगे? प्रैक्टिशनर। क्यों कहला रहे हैं सर प्रैक्टिशनर? बिकॉज आप एक पब्लिक में प्रैक्टिस कर रहे हो। तो जब सर एक AICPA का आपको लाइसेंस मिल जाएगा, जब आप सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट बन जाओगे, तो आपके पास एक लाइसेंस आएगा, तो आप वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, जिसमें अश्योरेंस होगा, एडवाइजरी होगी। तो आप एक बॉडी को, एक प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करते हो। तो जब किसी भी प्रोफेशन को आप रिप्रेजेंट करते हो, तो उसके कुछ कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, जिसमें वो सबसे पहले आपसे एक चीज एक्सपेक्ट करता है कि आप अपनी सर्विसेज में क्वालिटी दें। अगर आप किसी को एडवाइस भी कर रहे हैं, तो एडवाइस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वालिटी ना हो। तो उसके लिए वो कहीं ना कहीं कुछ रूल्स बनाएगा, कुछ स्टैंडर्ड्स को स्टैब्लिश करेगा। तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहां पर दो वर्ड को हाईलाइट किया, अश्योरेंस एंड एडवाइजरी सर्विस आर प्रैक्टिशनर प्रोवाइड एंगेजमेंट दैट इनहेंस द क्वालिटी। तो आप एक एडवाइजरी सर्विसेज दे सकते हो, और एडवाइजरी सर्विसेज बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे एग्जांपल दिया है, एक ब्लॉकचेन से रिलेटेड आप एडवाइस कर रहे हो किसी को, डिजिटल एसेट से रिलेटेड एडवाइस कर सकते हो, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल कैसे बनाना, ये भी आप एडवाइस दे सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, डेटा प्राइवेसी, डेटा एनालिटिक्स, XBRL, ये सारा का सारा आप क्या कर सकते हो? किसी को एडवाइस दे रहे हो। तो दोनों में फर्क है। एक होता है कंसल्टेंसी और एक अश्योरेंस। दोनों में डिफरेंस है। ऑडिट किसी कंपनी का, आप र, किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू कर रहे हैं, वो कंसल्टिंग है या अश्योरेंस है? मैं आप आपसे पूछता हूं। किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू कर रहे हो, पहले लेक्चर में पढ़ चुके रिव्यू। रिव्यू में हम एक अश्योरेंस तो नहीं देते हैं, लेकिन हम एक नेगेटिव, एक लिमिटेड अश्योरेंस देते हैं ना। जरा बेटा आप लोग ये बात लिखना। लिमिटेड एश्योरेंस का मतलब मैंने क्या बताया? बेसिक क्लासेस आप मेरी पढ़ के आ रहे हो, फंडामेंटल क्लासेस में लिमिटेड एश्योरेंस का सही मीनिंग आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। आज मैं स्लो हूं क्योंकि ये बहुत टेक्निकल पार्ट शुरू। लिमिटेड एश्योरेंस का कई मतलब लिख रहे हैं सर नेगेटिव एश्योरेंस, वो ठीक है, मैं मीनिंग पूछ रहा हूं, मैं उसका इलेबोरेशन पूछ रहा हूं, डिक्टेट कराना पूछ रहा हूं। ऑल्सो ए न्यू एश्योरेंस, नेगेटिव एश्योरेंस अभी किसी को नहीं पता है। लिमिटेड सब्जेक्ट मैटर पे होता है नो एश्योरेंस, ना 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 ना, सब गलत लिख रहे हैं सर। लिमिटेड एश्योरेंस का मतलब था मॉडिफिकेशन नॉट नीडेड। याद है किसी को ये बात? मटेरियल मॉडिफिकेशन नॉट नीडेड। किसको ये बात याद आ गई? अगर बेसिक क्लासेस आपने पढ़ी हुई है, तो मैंने रिव्यू के टाइम आपको एक बात बताई थी कि जब किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू करते हैं, तो ऑडिटर दो चीजें करता है। क्या करता है? एक इंक्वायरी करता है, और एक एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करता है। दो ही काम करता है ना बेटा, एनालिटिकल प्रोसीजर और इंक्वायरी। और उसके बाद वो क्या बोलता है कि देयर इज नो मटेरियल मॉडिफिकेशन नीडेड। वो ये बोलता है, इसका क्या मतलब है? कि मतलब पूरा कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसमें कोई मटेरियल मॉडिफिकेशन या मटेरियल मॉडिफिकेशन नीडेड नहीं है। ये बात ध्यान रखना, मैंने बहुत हाईलाइट करके बताई है। तो अश्योरेंस में और कंसल्टेंसी में डिफरेंस है। अश्योरेंस थर्ड पार्टी को होता है या इंगेजिंग पार्टी को होता है? हम्म सर ऑब्वियस सी बात है, अश्योरेंस जहां भी आएगा वहां पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी। और कंसल्टिंग अपॉइंटिंग पार्टी को होगा या थर्ड पार्टी को होगा? कंसल्टिंग। ऑब्वियस सी बात है सर। अपॉइंटिंग पार्टी को होगा, कि जो पार्टी आपको क्या कर रही है, अपॉइंट करी। जैसे मैं आपको अपॉइंट कर रहा हूं कि यार मुझे मेरा XBRL
करवाना। मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार मुझे ब्लॉकचेन से रिलेटेड सर्विस, तो उसमें थर्ड पार्टी का क्या लेना देना बेटा? तो ये कंसल्टेंसी हो गई। तो कंसल्टेंसी और अश्योरेंस सर्विस दोनों डिफरेंस हैं। तो अब हम कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए एक नया स्टैंडर्ड पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑन स्टैंडर्ड फॉर कंसल्टिंग सर्विसेज। अच्छा, ये शुरू के दो वर्ड तो सर कॉमन होते हैं हर जगह, आपने इस बात को ऑब्जर्व कर लिया कि नहीं कर लिया? स्टेटमेंट ऑन स्टैंडर्ड आखिरी के याद रखने पड़ते हैं सर। कंसल्टिंग सर्विसेज, तो कंसल्टिंग सर्विसेज के लिए भी रूल्स बनाए गए हैं, कंसल्टिंग सर्विसेज के लिए। और किसने बनाए? ये एआईसीपीए मैनेजमेंट कमेटी ने, कि अगर आप किसी को कंसल्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको क्या करने पड़ेंगे, कुछ रूल्स और प्रोनाउंसमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। अब मुझे बताइए, एआईसीपीए जो है वो रिव्यू के लिए भी स्टैंडर्ड बना रही है, ऑडिट के लिए भी बना रही है और अटेस्टेशन के लिए भी बना रही है। वो क्यों बना रही है? वन रीजन दीजिए मुझे, व्हाई दे आर मेकिंग स्टैंडर्ड्स फॉर पर्टिकुलर सर्विसेज। एक एआईसीपी की बॉडी किसी भी प्रकार की सर्विसेज के लिए स्टैंडर्ड क्यों बनाती है? सर एक तो सब में डिफरेंसेस हैं। हाँ, वेरी गुड मोहताब, ऐसा ने लिखा टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज। वेरी गुड, यही चाह रहा था मैं आपसे, कि अगर कोई स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं पर्पस क्या होना चाहिए, कि अगर आप एक प्रोफेशनल, जैसे आप एक सीपीए बन गए, अब आप सर्विसेज दे रहे हो, ऑडिटिंग की भी दे सकते हो, अटेस्टेशन की भी दे सकते हो, कंसल्टेंसी भी दे सकते हो, बहुत सारी सर्विस, आपका स्कोप कितना बड़ा है। तो यार आप एक प्रोफेशनल पर्सन हो, तो आपके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके अगर आप क्लाइंट को सर्विसेज दोगे तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन पे ट्रस्ट बढ़ेगा, और प्रोफेशन पे ट्रस्ट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड का पर्पस सबसे बड़ा यही होता है, कि इनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज। और सर आपने बता दिया कि अगर आप किसी को, ये जो मैं ये हाईलाइट करता हूं ये इस तरीके से आप लोगों के लिए, इसीलिए कि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है। तो कंसल्टिंग सर्विसेज के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि आपको इंडिपेंडेंट नहीं होने की, नीड नॉट टू बी इंडिपेंडेंट। अब जरा एक बार चैट बॉक्स में लिख के बता दो, जितना आज तक आपने पढ़ा, किन दो जगह आपको इंडिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है? किन दो जगह, और एक जगह सब्जेक्ट टू, जरा लिख दो। सर इंटायर जगह हम याद रखेंगे कि दो जगह इंडिपेंडेंट नहीं भी होंगे तो भी चल जाएगा, और एक जगह इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन देनी पड़ती, बाकी सब जगह इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप बोलोगे सर प्रिपरेशन में, कंसल्टेंसी में और कंपाइलेशन में इंडिपेंडेंस अगर नहीं है तो डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, बस। दैट्स ऑल, यही आपको याद रखना है। मेरे लेक्चर को अगर आपने सुन अच्छे से लिया, 60 से 70% क्वेश्चन के जो आंसर है मैं अपनी अपने इन लैंग्वेज में ही दे देता हूं, क्योंकि मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूं और मैंने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, तो मुझे सारी चीजें पता होती हैं। याद रहेगी ये बातें सर? आपने दो ही जगह हमें इंडिपेंडेंस बता दी। अब दो लाइन को मैंने हाईलाइट किया है। कंसल्टेंसी में हम पब्लिक इंटरेस्ट देखते हैं या क्लाइंट का इंटरेस्ट देखते हैं? ऑडिट में किसका इंटरेस्ट देखते हैं? ऑडिट में, अब आप बोलोगे सर ऑडिट में जनरली पब्लिक इंटरेस्ट देखा जाता है, क्योंकि वहां पर आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर रहे हो और उसके ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो, तो वहां पे तो सर पब्लिक इंटरेस्ट होगा। लेकिन क्या कंसल्टेंसी में भी पब्लिक इंटरेस्ट होगा? नहीं, क्योंकि फिर कंसल्टेंसी में पब्लिक इंटरेस्ट नहीं होता है। कंसल्टेंसी में क्लाइंट का इंटरेस्ट देखते हैं, कि यार हम क्लाइंट को ऐसी सर्विसेज दें कि उसकी टैक्स की लायबिलिटी कम आ जाए एज पर दी लॉ। हमारा ऑब्जेक्ट यही होता है ना, आप किसी को टैक्स की एडवाइस कर रहे हो कि यार आपने यहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे आपको सेक्शन 80C में, जैसे इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंडिया का आपको याद हो, यूएस का भी टैक्स आपने नहीं पढ़ा है, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या, क्लाइंट को ऐसा सजेशन देना कि क्लाइंट का बेनिफिट हो जाए। तो आप क्लाइंट के इंटरेस्ट के ऊपर फोकस कर रहे हो। लेकिन क्लाइंट की इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी भी देखनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं कि क्लाइंट फ्रॉड कर रहा है, क्लाइंट ऑब्जेक्टिव नहीं है, और आप फिर भी उसको एडवाइस दे दो कि यार एक काम करते हैं ना, फ्रॉड करने के लिए क्या आप मुझे कोई एडवाइस दे सकते हो जिससे मैं अपनी इनकम टैक्स में फ्रॉड कर लूं, मैं अपना इवीजन ऑफ टैक्स कर लूं? तो ऐसी कोई एडवाइस नहीं दे सकते आप।
तो आपको क्लाइंट की इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी तो चेक करनी पड़ेगी क्लाइंट के इंटरेस्ट के लिए। अब एक और मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी कि अंडरस्टैंडिंग विद द क्लाइंट। आप मुझे बताओ, किसी भी को कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो आपस में अंडरस्टैंडिंग क्यों जरूरी है? क्या रीजन है? मैंने आपको एक एंगेजमेंट लेटर समझाया हो, एंगेजमेंट लेटर। आपके पास एक सीपी, आपको एक क्लाइंट हायर कर रहा है कि यार मुझे आपसे सर्विसेज चाहिए, तो आप उसके साथ में टर्म्स एंड कंडीशन लिखवाओगे कि नहीं लिखवाओगे? रिटर्न और ओरल अंडरस्टैंडिंग बिठा लेंगे सर कि हमें क्या काम करना है, क्या नेचर होगा आपकी सर्विसेज का। आपने एक सीए को, एक सीपीए को हायर कर लिया, आपने मन में सोचा अरे यार सीपीए को हायर कर लिया है, ये तो ऑडिट भी अपने लिए करेगा, ये तो प्रिपरेशन भी करेगा, ये तो रिव्यू भी करेगा, ये कंसल्टेंसी भी करेगा, सारे काम यही करेगा। ऐसे इंडिया में होता होगा कि अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट को कभी भी फोन लगा देते, सर मेरे पास सर वो इसका क्या करना, मैं प्रॉपर्टी खरीदने वाला हूँ, इसके बारे में क्या क्या मुझे आप बता सकते हैं। तो इंडिया में तो पर्सनल रिलेशन चलते हैं, यूएस में से पर्सनल रिलेशन नहीं होते कि आपने सीपीए को उठा के फोन लगा दिया और उससे पूछना शुरू कर दिया। यहां पर पूरा टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होगी और उस एंगेजमेंट लेटर में लिखा जाएगा कि आपका नेचर, स्कोप, लिमिटेशंस क्या होगी। और ये सारी बात आप कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना अराइज हो जाए, इसके लिए क्या करते हैं, एक रिटर्न में सर्विसेज पहले से ही डिफाइन कर लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम नहीं करना है। तो कंसल्टेंसी अलग कंसेप्ट है, कंसल्टेंसी को ऑडिट से, अटेस्टेशन से डिफरेंशिएट कर देना। अब कंसल्टेशन आप किस किस में दे सकते हो, जैसे आप उसको कोई बिजनेस प्लान बनाने के लिए सजेस्ट कर सकते हो कि आपको लोन वगैरह लेना है, तो उसके लिए हम आपको एक बिजनेस प्लान दे सकते हैं। अकाउंटिंग सिस्टम के लिए कोई एडवाइजरी सर्विसेज आ सकती है। इंप्लीमेंटेशन की आपको कौन से कंप्यूटर इंस्टॉल करने चाहिए, सर ये तो आईटी वाला पर्सन देगा, नहीं। क्या सीपीए इस बात की सर्विसेज नहीं दे सकता क्या कि आपको एक 5 कंप्यूटर लेना चाहिए, उसमें 5 पर्सन अलग बनाना चाहिए, सबकी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए। यहां पर इंप्लीमेंटेशन ऑफ सर्विसेज लिखा है, ये सीपीए कैन एडवाइज फॉर दिस इंप्लीमेंटेशन। नहीं आप बोलो से ये तो आईटी वाला पर्सन देगा। ट्रांजेक्शन की सर्विसेज, जैसे कहां से फाइनेंस लेना है, कहां से लोन वगैरह लेना है, उसकी सर्विसेज आपको वो दे सकता है। कौन सा प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो ये सारी क्या है, आपको सीपीए डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। अब आप अगर ये पूरी की स्लाइड ना भी पढ़े और भूल भी जाएं, जरा 2-3 काम, मुझे 2-3 कीवर्ड बता दो जो आपको याद होने चाहिए, और फिर देखते हैं कि आप इन 2-3 कीवर्ड के बेसिस पे अगेन फ्यू क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते जो आपने अभी पढ़ा। क्या आपको ध्यान रखना है सर, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा लगता हो आपको कि सर ये बात इंपॉर्टेंट होगी? सैंपल बेसिस पे फिर 2-3 क्वेश्चन कराएंगे ना आपसे। एडिशनल प्रोफेशनल सर्विसेज में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो सर इंडिपेंडेंस ही याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात। क्लाइंट इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी याद रखेंगे, वेरी गुड। और नो इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट तो आई गया। अब देखिए जनरल क्वेश्चन आ रहा है, assurance and advisory service are best describe। चलो एलिमिनेशन करो, डी से। डी हो सकता है क्या, सर्विस डिजाइन टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या डी हो सकता है? जानबूझ के हम गलत पे टिक करेंगे, डी तो नहीं हो सकता ना, सभी नो बोल रहे हैं ना बेटा। सी बोलता है असेंबली ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अजम्पशन ऑन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, असेंबल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या ये हो सकता है? अच्छा सी, आपको जो सी है किस प्रकार की सर्विसेज लग रही है, आपने पहली यूनिट पढ़ी हुई है, सी कौन सी हो सकती है? सी तो सर कहीं ना कहीं प्रिपरेशन लग रहा है या कंपाइलेशन लग रहा है। अब आप फंसोगे ए और बी में, क्योंकि आपने तो कसम खा के आ गए इंडिपेंडेंट, आप तो रट्टा मार लिए कि इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं भी हो तो चल जा, क्या वो इंडिपेंडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है?
क्या जरूरी है कि इंडिपेंडेंट होना? इंडिपेंडेंट अगर होगा तो क्या उससे सर्विसेज नहीं ले सकते? क्या? तो यहां पर उन्होंने एक बात लिख दी, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल सर्विस दैट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन और कॉन्टेक्ट। क्यों, ये क्यों नहीं हो सकता कि आप कसम खा लिए सर इंडिपेंडेंट देखा इसीलिए हमने इसको टच नहीं किया? तो दोनों को जरा माइन्यूटली एनालाइज करो। सर्विस डेजिग्नेटेड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ ऑपरेशन रिजल्टिंग इन बेटर आउटकम्स। ऑपरेशन को इंप्रूव करना है और रिजल्टिंग बेटर आउटकम। और तीसरा बोल रहा है कि हम इस प्रकार की सर्विस दें जिससे सामने वाले का डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी, इंफॉर्मेशन इंप्रूव हो जाए। ध्यान से आपने पढ़ा। आप कितने लोग बी के साथ में और कितने लोग ए के साथ में? अब देखो, मैंने आपको गलत सोचने पे मजबूर कर दिया, सर्विस डेजिग्नेटेड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ ऑपरेशन। क्योंकि आप तो इंडिपेंडेंस की कसम खा के बैठे हो, तो आप तो बी पे लगाओगे नहीं ना। चलो, प्रियंका जी ये बोल रही हैं, तो इसलिए मैंने बोला था कि सीए लोग भी गलत कर सकते हैं। नाम लेके बोला कि प्रियंका आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो देखो आप ट्रैप में आ गए एग्जामिनर के, क्योंकि आपने इंडिपेंडेंट कर ली। अब यहां पर ध्यान से पढ़िए, यहां पर केवल और केवल इंप्रूवमेंट ऑफ ऑपरेशन के बारे में बात हो रही थी। तो यहां पर क्यों नहीं हो सकता? जब यहां पे वो लिखा हो क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन और डिसीजन मेकिंग को हम इंप्रूव कराना चाहिए, तो यही आंसर था, ये नहीं था आंसर। तो आपको एग्जामिनर कई बार ट्रैप में लेने की कोशिश करेगा, जो जैसे मैंने भी लिया। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कंसल्टिंग सर्विसेज द प्रैक्टिशनर मस्ट बी इंडिपेंडेंट होना चाहिए क्या? चार कुछ चार आंसर है यहाँ पे। अब देखो, कंसल्टिंग में यहां पर एक वर्ड आ गया, रेदर देन प्रोवाइडिंग एडवाइस। जो बच्चे इस बात के ऊपर कि सर इंप्रूविंग के ऊपर फोकस करके इसको टीचर ठीक कर रहे हैं, मेजोरिटी सी के साथ जा रही है। अब देखो यहां पर है ना, एक वर्ड लिखा था रेदर देन एडवाइस। अरे यार, कंसल्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट काम ही एडवाइस है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। वो बोले मना कर रहे हैं, रेदर देन बोल रहे हैं ना, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट थी। तो ये तो हो ही नहीं सकता था जो बी बोल रहे थे। सर कंसल्टिंग में तो हमारा काम एडवाइस देना होता है ना, कंसल्टिंग में हमारा काम एडवाइस देना है। तो सर एग्जैक्टली एडवाइस दे लिखा है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, अब यही दो बचे थे। और थर्ड पार्टी कहां से आ जाती कंसल्टिंग में? मैंने बोला थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट कम से कम होता है, तो फिर यही हो गया था। थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन मैंने आपको करवाना है। अश्योरेंस का ऑब्जेक्ट क्या होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि सर अश्योरेंस का एक ही पर्पस होता है कि थर्ड पार्टी का डिसीजन कहीं ना कहीं क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए। यही होगा आपका भी ऑब्जेक्ट कि हाँ सर, अगर हम अश्योरेंस दे रहे हैं तो इनहेंस द डिसीजन मेकिंग। तो आप एक मैं आपके अंदर एक आर्ट डेवलप कर रहा हूं सोचने का, क्वेश्चन कराने का पर्पस ही यही है कि आपको क्वेश्चन को करते समय ये समझना है कि सर दो, क्योंकि देखिए अश्योरेंस में कई बच्चों की बात समझ में नहीं आ रही कि सर क्वालिटी कैसे हो रही है। आप सोचो ना, एक सीपीए किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई अश्योरेंस से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करे, तो थर्ड पार्टी
अश्योर होने की, हाँ यार सीपीए ने इसका ऑडिट कर लिया है या सीपीए ने इसको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है, तो वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं सही होगी, तो आप डिसीजन बेटर ले पाओगे। तो आपको इस तरीके से सोचना है। पर्सनल प्लानिंग सर्विसेज इंक्लूड क्या हो सकता है? फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल प्लानिंग। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर प्रोजेक्टिंग फ्यूचर अटैक्स, कंपाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर्सनल लेवल की क्या हो सकता है? पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज। मेजॉरिटी स्टूडेंट है असिस्टिंग द क्लाइंट टू एक्ट ऑन पर्सनल प्लानिंग, प्लानिंग डिसीजन। मेजॉरिटी सी पे है और सी सही है। तो यहीं से समझ में आ रहा था, यहाँ तो यार हम पर्सनल फाइनेंशियल दे तो उसको असिस्ट करना कि वो पर्सनल फाइनेंशियल। हर क्वेश्चन का आंसर बुक में नहीं मिलेगा, हर क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल आएंगी। कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ना है मैंने। कंसल्टिंग सर्विस में आपका क्या होता है? अभी पढ़ के आ रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन, एडवाइजरी और प्रोडक्ट। सर हमने, आपने लास्ट में प्रोडक्ट वर्ड पढ़ाया था, तो हमको वो प्रोडक्ट भी याद आ रहा है। प्रोडक्ट एक लाकरी में लिखा था ना, प्रोडक्ट डिसीजन, तो कई लोग यहाँ प्रोडक्ट पे पहुंच जाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन भी था सर वहां तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, ऐसे जल्दबाजी नहीं करना है कि सीधे हमने प्रैक्टिशनर और यहां पढ़ा कंसल्टेंसी और सीधे एडवाइजरी पे कूद गए। जैसे कूद गए आप लोग, ठीक है, क्योंकि उसमें एडवाइजरी होती है। कंसल्ट में आप क्या करते हो, सामने वाले को एडवाइस देते हो, तो बहुत मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन आपके 80-85% अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुना तो वैसे ही सही हो जाएंगे। आपको कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, लेक्चर को आपने ध्यान से सुना है। ये तो अभी पढ़ के आ रहे हैं। कंसल्टिंग सर्विसेज के लिए कौन सा स्टैंडर्ड है बेटा, फटाफट बोल दो, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएंगे एग्जाम में। तो आपने सर स्टेटमेंट और ये तो पढ़ा ही था। तो इस तरीके से आपको अपनी परफॉर्मेंस को आज के पूरे लेक्चर को ध्यान में रखते हुए जितना मैं समझा रहा हूं उससे के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। आगे बढ़ते हैं नई यूनिट की ओर। कुछ चीजें आपके रेफरेंस के लिए रीड करने के लिए दी है मैंने। आज का जो अगला 20 मिनट से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम सबसे टेक्निकल पार्ट की ओर आ रहे हैं। प्रैक्टिस मॉनिटरिंग प्रोग्राम। कितने स्टूडेंट को पीर रिव्यू याद है? पीर रिव्यू बेसिक क्लासेस पढ़ाई हुई है। जरा लिखो पीर रिव्यू क्या है। हम्म। पीर रिव्यू याद आता हूं आपको तो। सर आपने बताया था कि एक सीपीए फर्म होगी, वो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उस सर्विसेज को प्रोवाइड करने में वो क्वालिटी मेंटेन कर रही है या नहीं कर रही है, इस बात को अश्योर करने के लिए एक थर्ड सीपीए फर्म, कोई थर्ड पार्टी आएगी। वो आपकी फर्म का क्या करेगी, एक प्रकार का ऑब्जर्वेशन करेगी, मॉनिटरिंग करेगी, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगी कि आप क्वालिटी सर्विसेज दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। ये करेगी वो। यही समझाया था कि आप अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते समय क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इस बात को चेक करने के लिए थर्ड पार्टी आती है। ये हमने बताया था बिल्कुल लेमन टर्म में। तो अब ऐसे ही एक एआईसीपी ने एक प्रैक्टिसिंग मॉनिटरिंग प्रोग्राम बना रखा है कि अगर आप लाइसेंस लेते हो सीपीए का कि हम प्रैक्टिस करेंगे, हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें मेंबरशिप मिलेगी। जैसे इंडिया में भी कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, तो उनका एक प्रैक्टिसिंग नंबर होता है, मेंबरशिप नंबर होता है। तो ऐसे ही आपको अगर वहां पे मेंबरशिप में आना है, पब्लिक प्रैक्टिस में आना है, तो आपको एआईसीपी के द्वारा एक मॉनिटरिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और इस मॉनिटरिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने एक बात बोली कि हम आपका पीर रिव्यू करवाएंगे।
क्या कराएंगे आपको? एक पीर रिव्यू प्रोग्राम, पब्लिक कंपनी ऑडिटिंग फर्म पीर रिव्यू प्रोग्राम के अंदर आपको गवर्न किया जाएगा। अगर आप एक सीपीए की मेंबरशिप क्या करते हो, होल्ड करते हो, और पब्लिक प्रैक्टिस के रूप में एक सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, ये दो वर्ड आपको ध्यान रखना है। तो जो पीर रिव्यू बेसिकली है क्या? पीर रिव्यू क्या है सर? एक थर्ड पार्टी आती है, वो आपकी सर्विसेज की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को रिव्यू करती है। क्योंकि नाम से क्लियर है ना सर, रिव्यू रिव्यू हो रहा है, रिव्यू। आपके फर्म में आएंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को चेक करेंगे, आपकी पॉलिसीज को चेक करेंगे, और बताएंगे कि आप लोग सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्वालिटी वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मैंने यहां पर एक बात को मेंशन किया, उसके पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि चलो मैं सर ऑडिट नहीं कर रहा हूं, मेरा काम केवल लोगों को कंसल्ट करना है, मेरा काम केवल अटेस्टेशन से रिलेटेड प्रोवाइड करना है सर्विस, तो भी मेरे पर पीर रिव्यू एप्लीकेबल हो सकता है या नहीं हो सकता, अगर मैं ऑडिटिंग की सर्विसेज नहीं दे रहा हूं? जनरल नॉलेज से बताओ आप लोग। होगा ना सर? क्योंकि आप केवल ऑडिट थोड़ी करते हो, आप तो ये इन सारी चीजों को भी तो गवर्न करते हो, गवर्निंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। तो अगर आप ये सारे काम कर रहे हो, तो आपके ऊपर भी क्या होगा, पीर रिव्यू एप्लीकेबल हो जाएगा, और आपको वंस इन एवरी 3 ईयर कराना पड़ेगा। 3 साल के अंदर एक बार आपका क्या होगा, पीर रिव्यू होगा। ठीक है सर। अब मैं आपसे एक और बात पूछता हूं, पीर रिव्यू का क्या पर्पस हो सकता है? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड द पीर रिव्यू? क्या पर्पस को लेकर पीर रिव्यू किया जा रहा है? आपको लिखना है, जनरल लिखना है, रटने की एग्जाम है ही नहीं है। सर बार बार आप ये बोल रहे हो कि कहीं ना कहीं वो जो फर्म है जो पब्लिक प्रैक्टिस में है, वो अपनी सर्विस को प्रोवाइड करते समय क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन कर रही है कि नहीं कर रही है, ये चेक करना ही पीर रिव्यू है। तो इसके अंदर बहुत सारे मैटर इन्वॉल्व है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आएगा सिस्टम रिव्यू। चलो सिस्टम रिव्यू का क्या मतलब समझते हो, आगे नहीं पढ़ते इस लाइन को। अब मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, कल को इंडियन गवर्नमेंट एक ऐसा रूल बना दे कि यार जो भी इंडिया में कोचिंग प्रोवाइड करते हैं उनका सिस्टम रिव्यू करना, इसका क्या ऑब्जेक्ट होगा? क्या ऑब्जेक्ट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कोई रूल बना दे, तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ यही चेक करना चाहते हैं कि यार आपके पास एक कोई ऐसा सिस्टम है कि नहीं, कि जिससे आप क्वालिटी वाली सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। तो सबसे पहले एक होगा ऑन साइट, मतलब सीपीए फर्म की फर्म में जाया जाएगा और ये देखा जाएगा कि उनके पास एक सिस्टम है कि नहीं। क्या सिस्टम की वो क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड सिस्टम को मेंटेन करते हैं कि नहीं। देखो मैं आपको चीजों को हाईलाइट कर करके ये दे रहा हूं, बस ये काम है आपका। तो एक कीवर्ड मिल गया सर, सिस्टम रिव्यू में ये कीवर्ड मिला, दे दिया आपने, ये वाला। The reviewed firm system of quality control it design is accordance with the quality control standard। क्या कोई क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड मैंने आपको बेसिक क्लास में पढ़ाए हुए हैं? किसी को नाम याद आता हूं? बेसिक क्लासेस मैंने 20 घंटे पढ़ाई है आपको, 21 घंटे। दूसरे लोग 5 यूनिट कंप्लीट करके पटक देते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट वाले 5 यूनिट हो गई 20 घंटे में। मैंने चेक किया है, बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऑडिट के लेक्चर खरीदते हैं, मेरे यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं ना, हर रोज 8 से 10 बच्चे अदर इंस्टीट्यूट से ऑडिट के लेक्चर बाय करते हैं मेरे पास। तो वो बोलते हैं सर आपके वो बेसिक क्लास हमें बहुत पसंद आई है। तो मैंने आपको उसमें बताया था SQC। तो सर आप क्वालिटी कंट्रोल SQC हमें पढ़ा चुके हो बेसिक क्लास में। तो पीर रिव्यू में यही देखा जाएगा कि आप क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड का कंप्लायंसेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और आपके पास ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है या नहीं है। कौन देखेगा ये एक सीपीए फर्म आके आपके सिस्टम को रिव्यू करेगी कि आपके पास एक क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करने का कोई सिस्टम है या नहीं है, वो ये चेक करेंगे। बस उनका काम यही है। अब आएगा एक इंगेजमेंट रिव्यू। अब मैं आपसे पूछता हूं दो बातें।
ये मैं हूं, ये सीपीए है, ये क्लाइंट है। मेरे को क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके लिए कुछ बातें देखूंगा कि नहीं देखूंगा मैं। आप एक सीपीओ, एक आप अपने आप को सीपीए मान के चलना। अगर आप इस ऑडिट को पढ़ रहे हो कि आप एक सीपीओ हो, आप एक क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहे हो, तो उससे रिलेटेड कोई आपकी इंटरनल पॉलिसी होगी कि आप क्लाइंट को कैसे एक्सेप्ट करते हो, क्या रिजेक्ट करते हो। तो एक स्टूडेंट लिखा, हाँ सर हम हमेशा देखेंगे क्लाइंट की इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो अगर क्लाइंट के एक्सेप्टेंस से रिलेटेड मैटर को कोई थर्ड पार्टी रिव्यू कर रहा है, तो वो एंगेजमेंट रिव्यू है या सिस्टम रिव्यू है, आप मुझे बताना। मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं। देखो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि आप एक सीपीए हो और आपको एक क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, और आप उसको सर्विस प्रोवाइड करने से पहले क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए, इसकी भी आपने एक पॉलिसी बना रखी है। तो ये कहीं ना कहीं एक एंगेजमेंट रिव्यू प्रोसेस है कि नहीं। द ऑब्जेक्ट ऑफ एंगेजमेंट रिव्यू टू इक्वल वेदर एंगेजमेंट सबमिट फॉर रिव्यू और परफॉर्म रिपोर्टिंग एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो देखिए एंगेजमेंट रिव्यू में एक बात ये भी देखी जा रही है कि आप अगर एंगेजमेंट करते हो तो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का कंप्लायंसेस करते हो कि नहीं करते हो। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। दोनों में क्या फर्क देखने को मिला आपको, सिस्टम रिव्यू और एंगेजमेंट रिव्यू में क्या फर्क देखने को मिला। सर सिस्टम में हम उस फर्म के अंदर जाकर देख रहे हैं कि उनके पास कोई क्वालिटी कंट्रोल में को मेंटेन करने की प्रोसेस है या नहीं है। और इंगेजमेंट रिव्यू को हम देख रहे हैं कि यार अगर आप क्लाइंट के साथ में कोई डील करते हो तो आप प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हो कि नहीं करते हो। और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड में एक बात बता रखी है कि अगर क्लाइंट लैक करता है इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी, तो इस प्रकार के एंगेजमेंट को क्या करना चाहिए, बेसिक क्लास, कि अगर क्लाइंट की इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिव मिसिंग है तो आप इस प्रकार का ऑडिट मत एक्सेप्ट करो, इस प्रकार का काम मत एक्सेप्ट करो, इस बात को आप रिव्यू कर रहे हो। तो मैंने आपको बताया है कि बिफोर गेटिंग द एंगेजमेंट आपको यह देखना पड़ेगा कि वो क्लाइंट की तो आप यहां पर एक एंगेजमेंट रिव्यू कर रहे हो, दोनों में थिन डिफरेंस है। ठीक है सर, तो जब एक पीर रिव्यू फर्म आती है तो वो सीपीए फर्म की सबसे पहले चेक करती है कि क्या उनके पास एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है या नहीं है, कि आपको एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बनाना पड़ेगा। और क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आप प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का कंप्लायंसेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सीपीए फॉर्म का जब पीर रिव्यू होगा तो ये बात देखी जाएगी कि जो भी सर्विसेज आप परफॉर्म करते हो उसको परफॉर्म करते समय प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और कोई लीगल रिक्वायरमेंट हो, जैसे कि सर कोई लीगल रिक्वायरमेंट, जैसे लेट से आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी का ऑडिट करते हो तो वहां पर ड्रग एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है, और आपको देखना पड़ेगा कि वो जो फर्म है वो उस ड्रग एक्ट का फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही, और आपकी कोई रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। तो आपकी फर्म के अंदर कोई ऐसी पॉलिसी है या नहीं है। द फर्म इट्स पर्सनल कंप्लायंस विद द, दो इंपॉर्टेंट, पर्सनल भी कंप्लायंस करते हैं या नहीं करते हैं, और आप एक सही रिपोर्ट देते हो या नहीं देते हो, आपका काम। तो सर दो तीन बातें, एक तो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का कंप्लायंसेस, लीगल रिक्वायरमेंट, और तीन आपके पास इस चीज को मेंटेन करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। ये किसका सोचना है, पीर रिव्यू डिपार्टमेंट का सोचना, ऐसा समझो। और क्वालिटी कंट्रोल पूरे फर्म के ऊपर क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। अब एक क्वालिटी कंट्रोल तो सर वहां पे कोई पॉलिसीज होंगी, कोई प्रोसीजर होगा कि क्वालिटी, अब ये तो बड़ा जेनरिक वर्ड है, क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में क्या है, तो सबसे पहले देखा जाएगा कि क्या टॉप मैनेजमेंट है या नहीं है, वहां पे कोई लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हम हमारी सिस्टम में एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को लेकर आएंगे, तो देयर शुड बी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। उसके बाद एक एथिकल रिक्वायरमेंट्स होगी,
कहीं आपने पढ़ी हुई एथिकल रिक्वायरमेंट? मैंने आपको पढ़ाई हुई है। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सब आपने क्या पढ़ी हुई है? इंटीग्रिटी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, ड्यू डिलिजेंस, ये पढ़ा हुआ है कि नहीं आपने बेसिक क्लास में? ड्यू डिलिजेंस, आपको ड्यू केयर, ये सब आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। थोड़ा जेनरिक लेवल का चैप्टर है। क्लाइंट के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसे हैं? आपकी फर्म में एक ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसी है कि नहीं है? बताओ, ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसी क्या करेगी? आप एक सीपीए फॉर्म चलाते हो तो एचआर पॉलिसी क्यों होना चाहिए वहां पर? किसी को भी हायर कर लें सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। आप एक पब्लिक अकाउंटिंग फर्म चला रहे हो, तो उस पब्लिक अकाउंटिंग फर्म में जो भी पर्सन हायर किए जाएंगे उनके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसी होनी चाहिए ना, कि किसको रिक्रूट करना है, किसको टर्मिनेट करना है, किसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना है। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। तो क्वालिटी कंट्रोल में ये सारी बातें आ रही हैं कि सर एक टॉप लीडरशिप होनी चाहिए जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करती हो, जो क्लाइंट के साथ कैसा रिलेशन मेंटेन करना है, ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसी है, इंगेजमेंट को हमको परफॉर्मेंस कैसे देना, और हमने कोई सिस्टम बना रखा है तो उसको मॉनिटर कैसे करें। ये 6 एलिमेंट क्या करने पड़ेंगे क्वालिटी कंट्रोल के हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 6 देख लो अच्छे से। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा इसका आंसर यहां से हटाने के बाद। एक सीपीए फर्म है जिसके पास क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम नहीं है, तो क्या यह माना जाए कि उसने अपना काम अच्छे से नहीं किया है? ट्रू और फॉल्स? उसकी जो सर्विसेज है उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ये मान लोगे क्या आप? चलो मैं आपको एक थोड़ा सा और बेटर एग्जांपल देता हूं, और सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, फिर सीपीएफ हम से कनेक्ट करेंगे, है ना? इस बात का आंसर आप मुझे दोगे जनरल सोच के। लेट्स से हमारी कोचिंग है, उसमें हम ईए भी पढ़ाते हैं, सीपीए भी पढ़ाते हैं, यूएससीए में भी पढ़ाते हैं, और मैंने एक जूनियर फैकल्टी हायर कर रखी है जो डाउट हैंडल करती है। जूनियर फैकल्टी है कि अगर ईए का कोई डाउट आ जाए तो वो उनको मेल करते हैं, और वो डाउट को आंसर करती है। मैडम है, इनरोल्ड एजेंट है वो। मैंने पहले एक सिस्टम बना रखा है कि जो भी बच्चे ईमेल करेंगे वो मुझे भी सीसी में रखेंगे। ये मैंने एक सिस्टम बना रखा। अगर मान के चलो मैं ये सिस्टम नहीं बनाता हूं, तो क्या ये माना जाएगा कि डाउट बच्चे के नहीं सॉल्व हुए? ये मान लिया जाएगा क्या कि बच्चों के डाउट सॉल्व नहीं होते? आप मान लोगे कि मेरे पास तो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ही नहीं, मैं चेक कैसे करूं कि मैडम जो है वो बच्चों के डाउट सॉल्व करती है कि नहीं करती? मैं ये नहीं चेक कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने कोई सिस्टम तो नहीं बना रखा। तो क्या मैं इससे आप ये मान लोगे कि क्या मैडम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो सही नहीं? आप ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो क्या? यस और नो? कितने लोग ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि सर आपके वहां सिस्टम नहीं है? वैसे तो सिस्टम है, लेकिन मैं एग्जांपल देने के लिए बोल रहा हूं कि सर अगर ये सिस्टम नहीं होता तो क्या आप ये मान के चलोगे कि उनके द्वारा दी गई सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम है? यस और नो? मे भी नहीं, मैंने यस और नो तीसरा ऑप्शन दिया ही नहीं मैंने अविनाश। मैंने आपसे मे भी थोड़ी पूछा, मैंने तो यस और नो पूछा है। कितने लोगों को लगता है यस? तो बेटा गलत है। अगर हम किसी चीज को मॉनिटर नहीं कर रहे इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वहां पे मिस्टेक हो गई है। तो इसका मतलब सर ये हुआ ना, जो आप हमको यहां पर पढ़ा रहे हो, इस लाइन को ही तो हमने आपको पढ़ाने के लिए बहुत। नेवरदलेस डेफिशिएंसी इन द क्वालिटी कंट्रोल does not necessarily indicate that sufficient audit was not performed in accordance with the professional standard। मतलब अगर मेरे पास कोई क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में कमी है, डेफिशिएंसी है, तो इसका ये मतलब मत मान लेना कि मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं तो मेरे पास मैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का कंप्लायंसेस नहीं कर रहा, मैं लीगल का कंप्लायंसेस नहीं कर रहा और मेरी रिपोर्ट गलत है, ये कैसे मान लोगे आप? यार मेरे पास अगर कोई, हाँ, उसमें कमियां हो सकती हैं, बट इसका कंक्लूजन कभी भी ये ड्रॉ नहीं किया जा सकता कि अगर आपके पास क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम नहीं है तो आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो वो गलत करते हो। नहीं है मेरे पास पर्सन, मान के चलो।
क्या करोगे उसमें? तो क्या इसका मतलब मैं गलत सर्विसेज दे रहा हूं? अगर मेरी सीपीए फर्म में मैंने ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना रखा जहां पर क्वालिटी कंट्रोल को हम मैनेज करें, तो इसका ये बिल्कुल मतलब मत निकालना कि कोई स्पेसिफिक, देखो यहां पर एक एक लाइन लिखी है, स्पेसिफिक ऑडिट वॉज, कोई स्पेसिफिक ऑडिट, सारे नहीं, वहां पे स्पेसिफिक वर्ड लिखा है, was not performed in accordance with the professional, legal and regulatory requirement, the auditor report was inappropriate। तो सर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम नहीं है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि सब कुछ गलत हो रहा है। ये बात कितनों को ये बात समझ में आ गई और कितनों को डाइजेस्ट नहीं हुई कि सर ये क्या कह दिया आपने? हम्म क्या इतनी टेक्निकल बात थी ये, कि अगर कोई सिस्टम मिसिंग है क्वालिटी कंट्रोल का, तो इसका मतलब ये जो सीपीएस जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो सब गड़बड़ घोटाला है, ऐसा मान के चलोगे क्या? हाईएस्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में, दो तीन क्वेश्चन सैंपल बेसिस पे जो पढ़ा उसको अप्लाई करके देखते हैं। One of the CPA firm basic object is to provide professional service that conform with the professional standard। इसमें आप फंसोगे बेटा, ये क्वेश्चन में फंस गए आप पहले से ही। आपने तुरंत पीर रिव्यू को टिक कर दिया होगा कई बच्चों ने। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आप अगर कोई सर्विसेज परफॉर्म करते हो तो उसमें आप प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का कंप्लायंसेस करते हो या ना करते हो, ये बात सिस्टम रिव्यू से पता चलेगी या सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल से पता चलेगी। और एक बच्चे तो बहुत ही अलग निकले, उन्होंने डी आंसर दे मारा, बोले कंप्लायंस विद द जनरली एक्सेप्टेड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से पता चलेगी। अब सर हमको तो आपने पिर्रू पिर्रू पढ़ाया था, पिर रिव्यू, क्या पिर रिव्यू के साथ में सिस्टम ऑफ पिर रिव्यू पढ़ाया था या सिस्टम ऑफ क्वालिटी? तो ए और बी में से कोई आंसर है क्या? तो सभी लोग बोल रहे हैं सर सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, बाकी सब पढ़ नहीं रहे। सर कंटिन्यू प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं हो सकता क्या? सर एजुकेशन लेने से क्या होगा? सिस्टम भी तो होना चाहिए ना। मैं एजुकेशन लेके बैठा हूं, मैंने अपने अपनी फॉर्म में कोई सिस्टम नहीं बनाया, तो ये तो हो नहीं सकता। जिन्होंने दिया डी हो सकता था क्या? तो सभी लोग ए पे चले गए हैं, और ये सही है, क्योंकि वहां पर पीर रिव्यू अलग कॉन्सेप्ट है। पीर रिव्यू तो ये बात को देखता है कि आपके पास सिस्टम है या नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का कंप्लायंसेस करने तो 90% स्टूडेंट सही थे। लेकिन कई बच्चे भावुक होकर बोले जनरली एक्सेप्टेड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। एग्जामिनर को पता ना कि आप इमोशनल होने वाले हो एग्जाम में, इसलिए आंसर देना है आपको। 2 बार लेक्चर सुनना मेरे, 2 बार, तब जाके। अभी ये क्वेश्चन साबरमनिक ऑक्सल एक्ट से रिलेटेड है। मैं वो क्वेश्चन देख रहा हूँ जो अभी हमने शुरू शुरू का पढ़ा हुआ, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलिए अभी थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक ही क्वेश्चन किया हमने। लेकिन आप, एक काम आपके लिए यह है कि आज के लेक्चर के जो नोट्स हैं वो दोबारा एक बार आप अच्छे से पढ़कर आएंगे, पूरा डिटेल। और संडे हम इसके क्वेश्चन करेंगे, और हम ये भी समझेंगे, क्योंकि संडे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, जो हमारी 2 घंटे की क्लास है, उसके अंदर हम सिमुलेशंस की और हमारी अप्रोच कैसे होगी, क्या क्या चीजें हमें करना है, बहुत कुछ हम नया भी सीखेंगे। तो संडे की क्लास हम डेफिनेटली अटेंड करें। कई बच्चे बोलते हैं सर इसके नोट्स जो आप बनाते हैं वो कहाँ मिलते हैं, तो वो मैं बता देता हूं कि हमने एलएमएस